स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये रहा स्क्रीन आपका, और यहाँ से मैं वर्ड शुरू कर रहा हूँ। कस्टम वैलिडेशन इन ASP.NET MVC। In every application you have your own logic, so you may have your own requirements for validating a particular field, and if that requirement is not fulfilled by existing validation attribute, then you have to create your own validation attribute. Creating a custom validation is very easy in MVC. We have to implement validation attribute class. Validation attribute class is available in system.component model.data annotations namespace। एक नेम स्पेस है जिसके अंदर आपका वैलिडेशन एट्रीब्यूट अवेलेबल है। देन इसको ज़रा पॉइंट आउट कर देता हूँ। लेट्स पॉइंट आउट दिस। देन वी हैव टू ओवरराइट इज वैलिड मेथड। सबसे पहले आपको सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल एनोटेशन मॉडल से आपको वैलिडेशन एट्रीब्यूट लेना है जिसमें आपको अपना खुद का वैलिडेशन बनाना है, और इसके बाद आपको इज वैलिड मेथड को ओवरराइड करना है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस प्रकार से हम कस्टम वैलिडेशन ASP.NET के अंदर बना पाते हैं। इसके प्रैक्टिकल के लिए मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो। Let's create new project, select web form, go to next and give your meaningful name, that is custom validation, and select MVC folder, click to create। थोड़ी देर में आपके लिए MVC एक environment जनरेट करेगा जिसके थ्रू आप कस्टम वैलिडेशन बना सकते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो का एनवायरनमेंट आ गया है, और सबसे फर्स्ट हमें एक मॉडल क्लास ऐड करना है। और मॉडल क्लास ऐड करने के लिए बेसिकली हम लोग कहाँ पे जाते हैं, मॉडल्स फोल्डर के अंदर जाते हैं। ठीक है, हमारा MVC में स्क्रीन टेस्ट बहुत कम हुआ है और MVC के हम लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। इस सेशन के बाद लेआउट, और लेआउट के बाद फिर सीधा वेब API को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कुछ ही क्लास रह गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग स्क्रीन टेस्ट भी ज़रूर देना इसका और अच्छे से प्रेजेंट करना, क्योंकि MVC में काफ़ी पुअर हैं आप लोग। प्रैक्टिस और अच्छे से होना चाहिए। कुछ लोग हैं पुअर, कुछ लोग ठीक हैं। तो चलिए मैं मॉडल को ऐड करता हूँ, और मॉडल को ऐड करने के लिए हमने राइट क्लिक किया मॉडल पे, और इसके बाद यहाँ से एक क्लास ले लेते हैं जिसका नाम देते हैं एम्प्लॉई।
एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करना होगा, लेकिन उससे पहले चलिए एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट, और एक और डिफाइन करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज। ये दो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन किया, ठीक है। और इसके बाद मुझे एक नेम स्पेस ऐड करना होगा। उस नेम स्पेस का नाम हमने लिखवा दिया है थ्योरी के अंदर, दैट इज यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। इसी नेम स्पेस के अंदर आपका वैलिडेशन एट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले हमें वैलिडेशन एट्रीब्यूट बनाना होगा, कस्टम वैलिडेशन एट्रीब्यूट, इसके बाद ही हम उसे यूज़ कर पाएंगे। फिलहाल मैं एक प्रीडिफाइंड जो रिक्वायर्ड वैलिडेशन है उसे मैं यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसे तो आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि अगर आप रिक्वायर्ड लगाते हैं तो उस केस में होता क्या है कि वो फील्ड आपका मैंडेटरी फील्ड हो जाता है और उससे बिना फिल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगा दिया। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो मैसेज है, इसके लिए हम वैलिडेशन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, बट इसके लिए वैलिडेशन एट्रीब्यूट हमें कस्टम बनाना होगा। चूँकि अभी मैं कस्टम वैलिडेशन एट्रीब्यूट को, कस्टम वैलिडेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो जैसे रिक्वायर्ड एमबीसी ने बना के दिया है वैसे ही हम सोचेंगे कि हम अपने लिए एक सुप्रो वैलिडेशन बनाएं, ठीक है। तो सुप्रो वैलिडेशन बनाने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं और ये रहा हमारा कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंदर एक नया कंट्रोलर ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्टी कंट्रोलर, जो कि नाम जिसका क्या होगा, होम कंट्रोलर, ठीक है। ये हमने होम कंट्रोलर इसका नाम दिया। और इस कंट्रोलर के अंदर एक इंडेक्स मेथड होता है जो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, और उससे पहले अगर मुझे मॉडल के किसी भी डेटा को एक्सेस करना हो कंट्रोलर में तो एक लाइन ऐड करना होता है, दैट इज़ यूजिंग द नेम ऑफ एप्लीकेशन एंड देन मॉडल्स। इस लाइन की हेल्प से आप मॉडल क्लास के सारे प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस को यूज कर पाओगे। अब ये जो मेथड है इसके एक ओवरलोडेड मेथड में बना देता हूँ, और इस ओवरलोडेड मेथड के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, सबसे पहले तो HTTP वर्ब्स दैट इज़ पोस्ट को कॉल करना होगा, HTTP पोस्ट, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स, एंड इसमें हम यहाँ पे पास कर देंगे मॉडल का ऑब्जेक्ट। सेम मेथड है, अभी आर्गुमेंटाइज है। मैंने क्या कहा था कि जब भी आप कस्टम वैलिडेशन बनाओगे तो इज वैलिड मेथड को आपको कॉल करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये सब कुछ सही रहता है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे मॉडल स्टेट डॉट क्लियर और इसके बाद रिटर्न व्यू होना चाहिए, ठीक है, और अदरवाइज सिर्फ रिटर्न व्यू होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए जो मैं व्यू ऐड करूँगा वो भी आपके एम्प्टी होगा, बाद में उसका स्ट्रांगली व्यू बनाएंगे। तो चलिए एक एम्प्टी व्यू ऐड करते हैं, ऐड व्यू बिल्कुल एम्प्टी है और इसको अब हम स्ट्रांगली बनाते हैं। और अगर किसी एम्प्टी व्यू को आप स्ट्रांगली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मॉडल नेम स्पेस को, यानी मॉडल का जो नेम स्पेस है उसे आपको ऐड करना होता है। और ऐड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले @मॉडल लिखना होगा, फिर एप्लीकेशन का नाम लिखना होगा, और एप्लीकेशन का नाम क्या है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो भी एप्लीकेशन का नाम है दैट इज़ कस्टम वैलिडेशन, मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और रखने के बाद यहाँ पे मैं उसके क्लास को कॉल कर लेता हूँ मॉडल्स के बाद डॉट एम्प्लॉय। ये हमने कॉल कर लिया, हमने मॉडल को इंपोर्ट कर दिया है। और इंपोर्ट करने के बाद इस इंडेक्स को हटा देता हूँ, और हटाने के बाद यहाँ पे एक डिव ले रहा हूँ, ठीक है। डिव के अंदर बेसिकली मैं दो फील्ड लूँगा, नेम और मैसेज। एक फॉर्म बना रहा हूँ बेसिकली। फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना होता है, एमबीसी के अंदर आपको लिखना होता है यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म, ठीक है। और बिगिन फॉर्म के अंदर मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल अभी इसे ब्लैंक करता हूँ, इससे भी ब्लैंक रखता हूँ। और इसके बाद जो फॉर्म मेथड रहेगा उसे पोस्ट कर देता हूँ। ब्लैंक मैंने इसलिए रखा क्योंकि अगर आप बिगिन फॉर्म को ब्लैंक रखते हो तो करंट एक्शन एंड करंट कंट्रोलर को हिट करता है। कंट्रोलर का नाम हमारा होम है
और एक्शन का नाम हमारा इंडेक्स है, तो अगर आप ब्लैंक भी रखते हैं तो आपका करंट कंट्रोलर में करंट एक्शन के लिए वो काम करता है। अब एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं @html.validation summary। वैलिडेशन समरी यहाँ पे एक हेल्पर है जो आपके सारे वैलिडेशन मैसेजेस को दिखाने का काम करता है। जो भी आपके फॉर्म में वैलिडेशन मैसेजेस होंगे वो आपको शो करेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स जो एडिट मोड में रहेगा, @html.editor for और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ lambda एक्सप्रेशन x such that x डॉट नेम। नेम हमारा प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, मॉडल की प्रॉपर्टी है, जिसे कॉल करने के लिए हमने स्ट्रांगली हेल्पर को कॉल किया है। जैसे नॉट स्टैंडर्ड हेल्पर बिकॉज फॉर लगा हुआ है तो स्ट्रांगली हेल्पर कहलाएगा। इसके बाद लाइन ब्रेक करते हैं और लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक और एडिटर कॉल करते हैं, दैट इज़ फॉर मैसेज। तो यहाँ पे लिख देते हैं x such that x डॉट मैसेज। हमारे पास दो ही फील्ड है और मैं दोनों फील्ड के लिए एडिटर लगाया हूँ। और एडिटर लगाने के बाद मैं फाइनली एक बटन को कॉल करता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है, जो बेसिकली आपके रिक्वेस्ट को, आपके फील्ड के डेटा को पोस्ट मेथड तक लेकर के जाएगा। तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखना है और वैल्यू इक्वल टू क्लिक में देना है, ठीक है। अब इतना कुछ करने के बाद, चूँकि अभी हम कस्टम वैलिडेशन बना रहे हैं और हमें वैलिडेशन का नाम क्या देना है, सुप्रो वैलिडेशन, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक क्लास आपको ऐड करना होगा। चूँकि सुप्रो वैलिडेशन ग्लोबली एक्सेस करना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सुप्रो वैलिडेशन को प्रोजेक्ट लेवल पे ऐड करना होगा। तो प्रोजेक्ट लेवल पे क्लास को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड जाते हैं और यहाँ पे क्लास का ऑप्शन है, यहाँ से क्लास ऐड करना है। इस क्लास का नाम क्या देंगे, सुप्रो वैलिडेशन। आप कुछ भी नाम दे सकते हो क्योंकि अभी जो आप वैलिडेशन सीख रहे हो ये आपका कस्टम वैलिडेशन है, नाम कुछ भी हो सकता है, बट जो भी नाम आप रखोगे उससे उस क्लास को वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास से इनहेरिट करवाना पड़ेगा। थ्योरी में हमने क्या लिखवाया था कि अगर आप किसी क्लास को कस्टम वैलिडेशन क्लास बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास जो है उसको इनहेरिट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी में हाईलाइट कर देता हूँ। जिस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़े थे C# में, वहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन को बनाने के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्शन या एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया जाता है, उसी तरीके से MVC के अंदर अगर आप कस्टम वैलिडेशन बनाना चाहते हो तो उसके लिए वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो मैं अपने सुपर वैलिडेशन क्लास को एप्लीकेशन वैलिडेशन से इनहेरिट करवा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, वैलिडेशन एट्रीब्यूट से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैलिडेशन एट्रीब्यूट, बट ये वैलिडेशन एट्रीब्यूट आ नहीं रहा है। आपको पता है ये वैलिडेशन एट्रीब्यूट किस नेम स्पेस के अंदर है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा एनोटेशन, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, इसके पास है, क्योंकि ये सेम नेम स्पेस हमने मॉडल में भी रखा है, सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन। ऐड करने के बाद आपको फिर क्या कॉल करना है, यहाँ पे लिखना है वैलिडेशन एट्रीब्यूट। देखिए अब आ गया। तो ये हमारा पेरेंट क्लास है, यानी किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर आप खुद का चीज़ जब भी आप बनाते हो तो उसकी प्री डिफाइंड चीज़ों के साथ आपको उससे अप्रूवमेंट लेना पड़ता है। अप्रूवल लेने के बाद ही आप उसके अपने कस्टम डिफाइंड चीज़ों को एज प्री डिफाइंड की तरह एक्ट करवा पाते हो। तो मैंने सुपर वैलिडेशन एक क्लास लिया और उसको वैलिडेशन एट्रीब्यूट से इनहेरिट करवाया, यानी कि वैलिडेशन एट्रीब्यूट हमारे यहाँ पे पेरेंट क्लास है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वैलिडेशन एट्रीब्यूट का सारा फीचर सुपर वैलिडेशन में आ गया है। इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ हो रहा है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, उसके इज वैलिड मेथड को ओवरराइड करूँगा। इज वैलिड जो मेथड है उसे ओवरराइड करना है। देखिए यहाँ पे लेक्चर में लिखवाया हूँ, इज वैलिड मेथड को आपको ओवरराइड करना है। इसे ओवरराइड करता हूँ और ओवरराइडिंग आप सभी जानते हैं, ओवरराइड कीवर्ड से ओवरराइडिंग हम लोग यूज़ करते हैं .NET के अंदर। तो चलिए यहाँ पे ओवरराइड करते हैं, प्रोटेक्टेड ओवरराइड वैलिडेशन रिजल्ट। यहाँ वैलिडेशन रिजल्ट एक रिजल्ट रिटर्न टाइप है, वैलिडेशन रिजल्ट, एंड देन आफ्टर
द नेम ऑफ मेथड दैट इज वैलिड। ठीक है, ये हमारा मेथड है, इज वैलिड हमारा मेथड है। देखिए आप अपने आप इसने आर्गुमेंट्स को लिख दिया, ऑब्जेक्ट वैल्यू वैलिडेशन कंटेक्स्ट है ना, वैलिडेशन कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद ये जो लाइन इसने लिख के दिया है, इस लाइन को अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ, आगे जाकर के जो काम आएगा उससे हम लेंगे। इसने मेथड को ओवरराइड करा दिया, उसके कुछ करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट है वो अपने आप ही जनरेट कर दिया है। अब क्या करना है आगे, ये मैं बताऊँगा कैसे काम करता है। आगे क्या करना है, कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाना है कि इफ़ वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो क्या होना चाहिए, मैसेज, एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें क्या चला जाएगा, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। जो वैल्यू आप डालेंगे, अगर वैल्यू नल नहीं होगा तो वैल्यू सीधा कहाँ पर जाना चाहिए, मैसेज के अंदर। अच्छा, वैल्यू आएगा कहाँ से, वो भी हम लोग पास करेंगे। ठीक है, और इसी के नीचे जस्ट एक कंडीशन लगाया हूँ कि इफ़ मैसेज, ये जो मैसेज है अभी जस्ट वेरिएबल बनाया हूँ, ये मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी वाला मैसेज की नहीं बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी का जो मैसेज उसका एम कैपिटल है, उसे मैंने यूज़ कहाँ पे किया है, व्यू पेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम कैपिटल मैसेज यूज़ किया है, जो बेसिकली मॉडल क्लास के अंदर डिफाइन है। अब कंट्रोलर के अंदर में क्या किया है आपको पता चल रहा है, सिर्फ वैलिडेशन को चेक किया है। अब एक अलग से जो क्लास बनाया हो, यहाँ पे कोडिंग लिख रहा हूँ, और कोडिंग लिख करके मैं इस क्लास को वैलिडेशन क्लास बना दूंगा। ठीक है, सुप्रो वैलिडेशन एक वैलिडेशन की तरह एक्ट करेगा, और जिस प्रकार से प्रीडिफाइंड वैलिडेशन मैसेज एरर मैसेज देता है, सेम उसी प्रकार से सुप्रो वैलिडेशन भी आपको एरर मैसेज देगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ मैसेज डॉट कंटेंस, हमने यहाँ पे लिखा कंटेंस एक फंक्शन है कि अगर ये मैसेज के अंदर सुप्रो ही होगा, SOOPRO जिसका एस अगर कैपिटल होगा तो ही ये सब कुछ सही चलेगा, और नहीं तो एरर मैसेज देगा। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, सक्सेस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वैलिडेशन रिजल्ट डॉट सक्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेक्स्ट फील्ड के मैसेज वाले प्रॉपर्टी में अगर सुप्रो डालोगे तो ये वैलिडेशन सही है, कोई बात नहीं है, एरर मैसेज नहीं आएगा। और सुप्रो के अलावा अगर आप कुछ लिखते हो, ठीक है, इसका मैंने बंद कर दिया, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, न्यू वैलिडेशन रिजल्ट, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना होगा, फील्ड मस्ट कंटेन। ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज मैं जो दे रहा हूँ, ये मैसेज आपको शो होगा, फील्ड मस्ट कंटेन सुप्रो। ठीक है, क्या लिखना होगा, फील्ड मस्ट कंटेन सुप्रो। ठीक है, अगर वैल्यू नल नहीं है इट मीन्स वैल्यू है, और वैल्यू अगर है तो क्या मैसेज कंटेन सुप्रो किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो क्या होगा हमारा, ये फील्ड मस्ट कंटेन सुप्रो दिखा देगा हर केस में। क्योंकि अगर सुप्रो लिखा हुआ तब तो डायरेक्ट यहीं से रिटर्न हो जाएगा, और आप सभी को पता है, आप एज ए कोडर आपको पता है कि रिटर्न स्टेटमेंट लग गया तो उसके आगे कंट्रोलर बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर सुप्रो नहीं लिखा रहेगा तो हर हाल में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जब फॉल्स होगा तो इस इफ़ के अंदर वैल्यू हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लास्ट में ये रिटर्न चल जाएगा। वैल्यू अगर है और सुप्रो ही है तो इट इज़ ओके, वैल्यू अगर है और कुछ और है तो इट इज़ नॉट ओके, दिस विल शो यू द मैसेज फील्ड मस्ट कंटेन सुप्रो। तो ये मैंने कस्टम वैलिडेशन बना दिया है कि अगर आप सुप्रो पास करोगे तो ठीक है, और नहीं पास करोगे तो फिर क्या होगा, फील्ड मस्ट कंटेन सुप्रो दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको चलाता हूँ, प्रोजेक्ट को यहाँ से रन करते हैं। ये रन किया मैंने, अच्छा एक चीज़ और इसमें छूट गया, हमने इसके वैलिडेशन एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं किया जो मैंने बनाया था। हमने क्या बनाया था, सुप्रो वैलिडेशन। सुप्रो वैलिडेशन हमने जो बनाया है उसे यूज़ भी करना है, तो मैं रिक्वायर्ड तो सिर्फ नेम में यूज़ किया हूँ। नेम में तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, बट अगर मैसेज में आपने सुप्रो नहीं डाला तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
नेम के साथ प्रॉब्लम नहीं है। मैसेज में अगर आपने सुप्रो नहीं डाला तो सुप्रो वैलिडेशन क्या कहेगा कि आपका जो फील्ड है वो सुप्रो कंटेन नहीं किए हुए हैं। तो चलिए इसको चलाते हैं वापस। हमने यहाँ पे सुप्रो वैलिडेशन लिख दिया और ये बिल्कुल हमारा करेक्ट यहाँ पे चल रहा है और सुप्रो वैलिडेशन को यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल वैलिडेशन के प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट की तरह ही। बट इस एट्रीब्यूट को बनाने के लिए हमने कई नियम का यहाँ पे पालन किया है, जिसमें वैलिडेशन एट्रीब्यूट एक पेरेंट क्लास है जिसे आपको इनहेरिट करना होता है और ये क्लास किस नेमस्पेस के अंदर होता है, कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन के अंदर। चलिए अब इसको चलाते हैं, फाइनल देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। थोड़ी देर में ये ब्राउज़र पे लोड हो जाएगा, प्रोसेस में है। तो देखिए इसमें 2 टेक्स्ट फील्ड आया है, एक में मैं नाम डाल रहा हूँ, कुछ भी डालूंगा, दूसरे मैसेज डालूंगा। हालांकि मैंने कोई लेबल वगैरह नहीं लिया है इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, बट ये जो टेक्स्ट फील्ड है नेम के लिए है। ठीक है, यहाँ पे नेम मान के चलिए हमने कुछ भी डाल दिया, नेम डाल दिया हमने, मान के चलो रितेश, लेकिन मैसेज के अंदर हमने सुप्रो के जगह सुप्रो इंडिया डाल दिया। सिर्फ सुप्रो नहीं डाला, सुप्रो इंडिया डाला। क्लिक में करते ही देखिए क्या शो करेगा, ये पिछला भी क्या शो कर रहा है, द रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड। ये कहीं जा रहा है, मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे डालना पड़ेगा उसका, इसके स्पेस को मैंने कम किया है, वापस मैं रिलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया और दूसरे में मैंने लिखा है सुप्रो इंडिया। वापस बटन क्लिक करते हैं, बटन क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फील्ड मस्ट कंटेन सुप्रो आ रहा है। ये एक एरर मैसेज है और ये एरर मैसेज ऊपर में क्यों आया आपको पता है, वैलिडेशन समरी हमने ऊपर में रखा था। चूँकि अगर वैलिडेशन समरी ऊपर में रखा हुआ है तो एरर मैसेज भी वहीं आएगा। ठीक है, वैलिडेशन समरी में कहाँ पे रखा था, ऊपर में रखा था, इसलिए एरर मैसेज हमारा कहाँ पे आ रहा है, ऊपर में ही आ रहा है। अब अगर सुप्रो डालते हैं, जैसे कि सुप्रो के अलावा कुछ डालने के बाद ऐसा एरर आ रहा है ना, अगर मैं सुप्रो डालता हूँ, जो हमने कस्टम वैलिडेशन के लिए डिमांड किया था कि भाई अगर आप सुप्रो डालते हो तो वो ओके रहेगा, सक्सेस रहेगा, और अगर सुप्रो नहीं डालते हो तो फिर ये मैसेज दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो देखना इसका मैसेज हट जाएगा, बिकॉज इट इज़ ओके, इट इज़ ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है। वापस देखिए मैं डालता हूँ, कुछ भी डाला यहाँ पे और यहाँ पे भी कुछ डाला, तो आप देख सकते हैं कि एरर मैसेज आ रहा है, फील्ड मस्ट कंटेन सुप्रो। तो ये कस्टम वैलिडेशन हमारा काम कर रहा है, बट ये कैसे कर रहा है एक बार ज़रा इसको बताता हूँ। सबसे पहले हमने मॉडल के अंदर एम्प्लॉय एक क्लास लिया, उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी डिफाइन किया है, एक नेम जो सिर्फ रिक्वायर्ड के लिए काम करेगा और दूसरा मैसेज जो बेसिकली कस्टम वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये जो सुप्रो वैलिडेशन है सबसे बाद में मैंने ऐड किया है और आपको करना भी है। सुप्रो वैलिडेशन सबसे पहले बनाना होगा, आप अब किसी और नाम से बना सकते हैं, हमने सुप्रो वैलिडेशन के नाम से बनाया है। इसके बाद मैं होम कंट्रोलर में गया, इंडेक्स मेथड के एक पोस्ट मेथड बना लिया और बनाने के बाद हमने यहाँ पे मॉडल क्लास को पास करा दिया कि जो डेटा आप फॉर्म से यहाँ पे पुशअप करोगे वो डेटा एम्प्लॉय के पास आ जाएगा और यहाँ पे चेक किया जाएगा कि मॉडल स्टेट इज़ वैलिड है। मॉडल स्टेट इज़ वैलिड कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू योर वैलिडेशन क्या सब कुछ सही है, अगर सही है तो मॉडल स्टेट को क्लियर कर दो, रिटर्न व्यू कर दो, और नहीं सही है तो आप उसी पेज पे रहोगे, नहीं सही है तो उसी पेज पे रहोगे और एरर शो होता रहेगा। अगर एरर नहीं है तो एरर हट जाएगा और रिफ्रेश हो जाएगा, पेज क्लियर हो जाएगा, और अगर एरर है तो उसी पेज पे रहोगे। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसके लिए हमने व्यू बनाया, व्यू के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्टी रखा है। अगर एम्प्टी नहीं रखोगे आप यहाँ पे डाल दीजिए एक्शन का नाम या कंट्रोलर का नाम डाल दीजिए, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि करंट कंट्रोलर और एक्शन के लिए काम कर रहा है। अब स्पेस देने का मतलब कुछ और हो जा रहा था, इसलिए मैंने स्पेस हटा दिया। वैलिडेशन समरी को अगर आप कहीं भी रख सकते हो फॉर्म के अंदर, अब मैं ऊपर रखा हूँ इसलिए ऊपर में दिखा रहा है, अगर आप नीचे रखोगे तो नीचे दिखाएगा, साइड में रखोगे तो साइड में दिखाएगा। वैलिडेशन समरी का इस्तेमाल बेसिकली एक मैसेज के लिए नहीं, अगर लिस्ट ऑफ मैसेजेस आपको दिखाने हो, लिस्ट ऑफ एरर मैसेज दिखाने हो तो उस केस में करते हैं। मान के लिए हमने कस्टम वैलिडेशन नेम के लिए बनाया, आप एज के लिए बना सकते हो, उसको प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, उसको कलर वगैरह भी कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो। ठीक है,
तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सारा का चीज़ आप कर सकते हैं, बस आपको लॉजिक लिखने आना चाहिए। अच्छा, ये 2 टेक्स्ट फील्ड में लिया है, ये तो आपको पता है, एक नेम और एक मैसेज के लिए। इसके बाद डबल ब्रेक लाइन लगाया और ये हमारा इनपुट टाइप सबमिट है। जो बटन क्लिक करने के बाद आपका जो वैल्यू है पोस्ट के थ्रू इंडेक्स के पास चला आता है और यहाँ से चेक हो जाता है। ठीक है, जब ये सब काम होता है तो साथ में वैलिडेशन भी होता है। यहाँ पे हमारा वैलिडेशन समरी है कि क्या भाई कोई मैसेज वगैरह तो नहीं है, तो ये वैलिडेशन समरी सबसे वैलिडेशन चेक करता है। वैलिडेशन अगर मैसेज है तो ये दिखाएगा और नहीं है तो नहीं दिखाएगा, सिर्फ इसका इतना ही काम है। तो वैलिडेशन जनरेट कराने के लिए हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट लेवल पे हम गए थे, राइट क्लिक किया था, ऐड न्यू आइटम में जाकर के क्लास ऐड किया था और उस क्लास का नाम दिया था सुप्रो वैलिडेशन, जो कि देखिए सबसे आगे आपको यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल प्रोजेक्ट लेवल पे ग्लोबली है। और इस सुप्रो वैलिडेशन को हमने कहाँ से जनरेट किया, वैलिडेशन एट्रीब्यूट क्लास से। वैलिडेशन एट्रीब्यूट बेसिकली क्लास है कहाँ पे, कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन नेम स्पेस के अंदर है। और जब भी आप किसी वैलिडेशन एट्रीब्यूट को अगर आप कॉल कर रहे हो जो कि पेरेंट क्लास है, तो उसके कुछ न कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिससे ओवरराइड करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि ये जो क्लास है ना बेसिकली मान के चलो तो एक इंटरफेस है, इसीलिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड का हम इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्लास की जगह आप इंटरफेस लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये इंटरफेस ही है। ठीक है, इंटरफेस और क्लास दोनों को जो है ना आप उस सेम तरीके से इनहेरिट करते हो। और इसके अंदर जो मेथड इज़ वैलिड जिसका ओवरराइड करना कंपलसरी है। वैलिडेशन एट्रीब्यूट हमारा क्या है, यहाँ पे एक इंटरफेस है और इंटरफेस जो है, एक सेकंड इसको ज़रा एक बार डिटरमाइन कर लेता हूँ। बेसिकली क्लास ही दिखा रहा है, इसको क्लास ही रहने देते हैं और क्लास के अंदर ही मेथड है वो, इसको वापस क्लास ही बना देता हूँ। और क्लास के अंदर ही उसका एक मेथड है जो वर्चुअल मेथड है जिसे ओवरराइड करना पड़ रहा है। और ओवरराइड करने के लिए हम सभी को पता है ओवरराइड कीवर्ड लगाते हैं। और इस वैलिड बेसिकली करके आ रहा है, एक तो आपसे वैल्यू ले रहा है और दूसरा उसको कंटेक्स्ट बेसिकली वैलिडेशन कंटेक्स्ट कंफर्म करने के लिए सारी चीज़ें। ठीक है, हालांकि वैलिडेशन कंटेक्स्ट का यहाँ पे कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन वैलिडेशन रिजल्ट वो रिटर्न करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। और जो मेन इसका यूज़ है, एक जैसे आपने अगर विंडो एप्लीकेशन में काम किया होगा तो वहाँ पे भी 2 आर्गुमेंट रहता है, एक इवेंट सेंड करता है और दूसरा हैंडल करता है। ठीक है, तो यहाँ से मान के चलो सेंड कर रहा है, हैंडल कर रहा है, तो यहाँ से वैल्यू में जो भी वैल्यू आया, जैसे आपने टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू डाला, वो वैल्यू यहाँ पे आया और चेक हुआ कि क्या वैल्यू नल तो नहीं है। जैसे आप कुछ भी डालते हैं तब तो नल नहीं रहेगा, कुछ भी डाला जैसे XYZ कुछ भी डाला तब तो नल नहीं रहेगा। और जब नल नहीं रहेगा तो मैसेज को वैल्यू वाले जो भी वैल्यू आ रहा है ना टेक्स्ट फील्ड से, यानी मैसेज वाले फील्ड से, वो सीधा मैसेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। और स्टोर होने के बाद कंटेंट्स एक मेथड होता है C# के अंदर, क्योंकि ये C# की लॉजिक है ना, तो C# में कंटेंट्स एक मेथड होता है जो स्ट्रिंग पे बेसिकली काम करता है। तो मैसेज डॉट कंटेंट सुप्रो लिखने का मतलब ये है कि अगर उस वैल्यू में सुप्रो ही होगा तो ये सक्सेस है, यानी कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। और सुप्रो के अलावा अगर कुछ होगा तो ये आएगा। तो अगर मान के चलो आपको एज के लिखना हो कि भाई अगर एज या ये हो या फिर नाम ये हो तभी हमारा ओके होना चाहिए, अदरवाइज ओके नहीं होना चाहिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको 200 कैरेक्टर्स ही अलाउ करना है, या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कस्टम वैलिडेशन के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे क्या किया कि अगर वैल्यू आपका सुप्रो ही है तो इट इज़ ओके, यानी कोई मैसेज नहीं दिखाएगा, वैलिडेशन रिजल्ट सक्सेस दिखा रहा है। रिटर्न इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि वैलिडेशन रिजल्ट एक रिटर्न टाइप है, और एक ऐसा रिटर्न टाइप है बेसिकली क्लास टाइप है। तो क्लास टाइप है तो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ही करेगा, वॉइड टाइप तो है नहीं कि नो रिटर्न चलेगा। अगर ये कंटेंट्स करता है सुप्रो तो रिटर्न करेगा, और अगर कंटेंट्स नहीं करता है तो क्या रिटर्न करेगा, फील्ड मस्ट कंटेंट सुप्रो। तो दोनों में से कोई एक मैसेज ज़रूर रिटर्न करेगा। अगर ये वैल्यू है तो सक्सेस रिटर्न करेगा, और जब सक्सेस रिटर्न करेगा तो मॉडल स्टेट सारा क्लियर कर देगा, इज़ वैलिड है तो क्लियर कर देगा और आपके व्यू को बिल्कुल क्लीन कर देगा। और अगर ये वैल्यू फील्ड अगर आ रहा है फील्ड मस्ट कंटेंट सुप्रो, तो मॉडल स्टेट क्या करेगा, इसको फॉल्स मिलेगा, फॉल्स मिलेगा तो क्या करेगा, उसी व्यू पे रहेगा और आपके मैसेज को दिखाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वैलिडेशन समरी हेल्पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टम वैलिडेशन MVC में बना सकते हो। हालांकि कस्टम वैलिडेशन बनाने का जो तरीका था ASP.NET भी कुछ इस प्रकार से ही था, वहाँ पे भी इज वैलिड मेथड चलता है, बट वहाँ पे जो है ना इस तरीके से कोडिंग लिखना होता है। वहाँ पे पेज लोड के अंदर जाओ या फिर इज वैलिड के अंदर जाओ, कस्टम के अंदर उसके 2 लाइन लिख दो, वो काम कर जाता है। तो यहाँ पे भी 2 ही लाइन लिखा है मैंने, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं लिखा है, बट ध्यान ये रखिएगा कि ये क्लास को आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, तभी आप अपने क्लास को वैलिडेशन क्लास बना सकते हो, वैलिडेशन की तरह एक्ट करा सकते हो, अदरवाइज नहीं।
क्योंकि यही क्लास आपको फीचर दे रहा है कि आपका जो क्लास है वो आपको टोटल जो वैलिडेशन की तरह एक्ट करेगा। तो इस तरीके से कस्टम वैलिडेशन बना सकते हैं। तरीका आपको बता दिया। अब जैसे मैंने सुप्रो के लिए बनाया है, मैसेज को कंटेन करके हमने ट्रू एंड फॉल्स वहाँ पे करवाया है। आप किसी और चीज़ के लिए करवा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एज के लिए करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के लिए तो नहीं है ना जी, कोई ऐसा तो रिक्वायर्ड नहीं नेगेटिव पॉजिटिव के लिए। तो अगर किसी ने एज नेगेटिव डाल दिया तो वैसे केस में आप कंडीशन लगा देना कि वैल्यू अगर 0 से लेस है तो क्या होना चाहिए, एज दैट मस्ट बी पॉजिटिव, और नहीं तो है ना मैसेज आ जाएगा एज दैट मस्ट बी पॉजिटिव इस तरीके से, और नहीं तो वैलिडेशन सक्सेस रहेगा। एज को करना आपको है, ठीक है। सर ये केस सेंसिटिव भी होता है क्या? अब जैसे आपने सुप्रो का एस कैप्स में किया बिल्कुल तो बिल्कुल केस सेंसिटिव होता है, एक एक करेक्टर को चेक करेगा विभूति, ठीक है। अगर आप एस कैपिटल लिखे हैं तो एस कैपिटल लिखेंगे तभी वो समझेगा, स्मॉल को नहीं समझेगा, क्योंकि वो पूरे करेक्ट कंटेंट्स जो फंक्शन है ना विभूति पूरे करेक्टर्स को कंटेन किया हुआ है ना, तो ये एक एक करेक्टर को वो मिलाएगा वहाँ पे कि आपने जो टेक्स्ट फील्ड में सुप्रो डाला है क्या एक एक करेक्टर वो सही है, एग्जैक्ट मैच करता है। एग्जैक्ट मैच में ना केस सेंसिटिव को भी चेक किया जाता है। तो आप लोग को इसी पे एक टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग को नेगेटिव एज के लिए कस्टम वैलिडेशन बनाना है। फॉर्मेट यही रहेगा, सबसे पहले मॉडल लेना, उसके अंदर एक एज डिफाइन कर देना, और एज डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड तो लगाना है, फिर एक कस्टम वैलिडेशन भी लगाना है। इसके बाद फिर एक क्लास ऐड करना, कंट्रोलर आपको ऐड करना ही करना है, क्लास ऐड करना और वहाँ पे उसको एज वैलिडेशन लिख देना या नेगेटिव एज नेगेटिव वैलिडेशन ऐसे करके, और इसके बाद आपको फिर क्लास फंक्शन सब यही लगेगा, सिर्फ आपको लॉजिक यहाँ पे चेंज करना है। ये टास्क आपको दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसके कोडिंग को ज़रा मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ आप लोग के लिए। ये हमारा सुपर वैलिडेशन क्लास का कोडिंग है, और इसके बाद ये हमारा कंट्रोलर हो गया। ये हमारा मॉडल है, और ये हमारा व्यू है, ठीक है। इसको आपको एज नेगेटिव के लिए वैलिडेशन अप्लाई करना है। तो इस तरीके से मैंने कस्टम वैलिडेशन बनाया। आपको कस्टम वैलिडेशन बनाने के लिए दो बातें ध्यान रखना है, सिर्फ एक वैलिडेशन एट्रीब्यूट को इनहेरिट करना है और एक इज वैलिड मेथड को ओवरराइट करना है। बाकी लॉजिक आपके हाथ में, जैसा लॉजिक लगाओगे वैसा लग जाएगा। अब इसके बाद जो एमबीसी में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, आप लोगों ने मास्टर पेज का नाम सुना होगा, जिसे एमबीसी में लेआउट व्यू कहते हैं, और आपने देखा भी है लेकिन शायद उस चीज़ को समझा नहीं है। आपने प्रोजेक्ट जब बनाया था तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो सारे पेजेस पे दिख रहे थे, तो बेसिकली मास्टर पेज का ही था, लेआउट व्यू का ही था। लेआउट व्यू एक ऐसा व्यू है जिसके फीचर को आप कॉमनली एक्सेस कर सकते हो सारे पेजेस में। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो लेआउट व्यू एक पेरेंट व्यू की तरह काम करता है, मास्टर है ना। और पेरेंट व्यू कहने का मतलब ये कि पेरेंट को जो भी कॉल करेगा, जो भी चाइल्ड उसका बनेगा, पेरेंट के फीचर उसको मिलेगा, ठीक है। अब ये लेआउट व्यू होता कहाँ पे है, तो बेसिकली शेयर्ड फोल्डर के अंदर होता है। मैं आपको इसके पॉइंट लिखा देता हूँ और लेआउट से आपको फेमिलियर करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके पॉइंट में क्या लिखना है, a layout view is a view which contains common UI parts so that we don't have to write the same code in every page. The layout view eliminates duplicate coding and enhances development speed and easy maintenance. The Razor layout view has same extension
एज अदर व्यूज़। जो लेआउट का एक्सटेंशन होता है बेसिकली वही एक्सटेंशन होता है जो आपकी बाकी नॉर्मल पेजेस का नॉर्मल व्यू का एक्सटेंशन होता है। इसका भी एक्सटेंशन CSHTML ही होता है रेजर के केस में अगर देखा जाए तो। द रेजर लेआउट व्यू हैज सेम एक्सटेंशन एज अदर व्यूज लाइक .CSHTML, ठीक है, और .VVHTML, ठीक है। लेआउट व्यू are shared with multiple views, so it must be stored in the shared folder। इस लाइन का मतलब ये है कि चूंकि लेआउट सभी के लिए कॉमन है, मल्टीपल पेजेस के लिए कॉमन है, मल्टी पेजेस के साथ शेयर किया जा रहा है, तो आप इस लेआउट व्यू को हमेशा कहाँ पे रखोगे? शेयर्ड फोल्डर के अंदर रखोगे। शेयर्ड फोल्डर बेसिकली कहाँ पे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर फोल्डर बेसिकली होता कहाँ पे है, ठीक है। व्यू start.cshtml फाइल कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई path of layout page which in turn will be applicable to all the views of the folder and its subfolder. You can see the layout property in the individual view also. To override default layout page setting of view start CSHTML. लेआउट व्यूज यूजेज रेंडर बॉडी। ये जो मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेंडर बॉडी एक मेथड है, वो इंडिकेट करता है दैट इज द प्लेस फॉर द चाइल्ड पेजेस। रेंडर बॉडी लेआउट व्यू के अंदर जहाँ कहीं भी होगा वही प्लेस नॉर्मल पेजेस का प्लेस होगा, चाइल्ड पेजेस का प्लेस होगा। जिस प्रकार से ASP.NET में कंटेंट प्लेस होल्डर रहता है, सेम उसी प्रकार से MVC के अंदर रेंडर बॉडी नाम का मेथड है, और इस बॉडी के मेथड को आप जहाँ भी रखोगे आपका चाइल्ड पेज वहीं दिखेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसे सेंटर में लोग रखते हैं, ऊपर हेडर रहता है, नीचे फुटर रहता है, सेंटर में आपका कंटेंट दिखता है। तो रेंडर बॉडी आपको ज़्यादातर सेंटर में ही मिलेगा। किसी किसी पेज में दो जगह पे आपको चाइल्ड पेज को कॉल करना होता है, दो जगह मास्टर पेज कॉल करना होता है, हेडर में भी, फुटर में भी, राइट में भी, लेफ्ट में भी। तो उस केस में फिर रेंडर बॉडी को आपको 3-4 जगह रखना होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने चाइल्ड पेज को जो आप बना रहे हो उसमें मास्टर पेज कहाँ कहाँ पे एक्सेस होगा, मास्टर पेज की फीचर्स कहाँ कहाँ पे कॉल होने वाला है। तो रेंडर बॉडी जो मेथड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और इस मेथड को आप वहीं रखोगे जहाँ पे आप चाइल्ड पेज को ओपन करना चाहते हो। लेआउट व्यूज यूजेज रेंडर बॉडी मेथड एंड कैन बी यूज्ड ओनली वंस इन द लेआउट व्यू। ये मास्टर पेज में एक ही होता है, एक ही जगह पे आपको यहाँ पे रखना है मास्टर पेज के अंदर, लेकिन वहाँ पे रखना है जहाँ पे आपको चाइल्ड पेज को ओपन करना है। इसके बाद क्या है, रेंडर बॉडी मेथड रेंडर्स ऑल द कंटेंट ऑफ व्यू विच इज नॉट रैप्ड इन नेम्ड सेक्शन, ठीक है। एक नोट में क्या लिखना है, ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे नोट छोटे टाइप मैं आपको दिखाता हूँ रेंडर बॉडी कहाँ पे दिखता है, लेआउट कहाँ पे दिखता है। क्योंकि लेआउट को अगर एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये मास्टर पेज होता है, और मास्टर पेज का प्रयोग हम लोग किसी वेबसाइट में इसलिए करते हैं ताकि कॉमनली वो हर जगह पे दिखना चाहिए। अगर देखा जाए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो एक नया ओपन करता हूँ। लेट्स ओपन न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट वेब एप्लीकेशन, और इस बार जो मैं टेम्पलेट ले रहा हूँ वो मैं अलग ही टेम्पलेट ले रहा हूँ, एम्प्टी में नहीं ले रहा हूँ। मैं इस बार ले रहा हूँ वेब फॉर्म्स का टेम्पलेट। MVC को सेलेक्ट करके इसमें क्या होगा ना, कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट होते हैं जो आपको मिल जाएगा देखने को, है ना।
चलिए देखते हैं। अच्छा, MVC ले लेता हूँ बेटा ना, MVC टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग अलाउज यू टू बिल्ड एप्लीकेशन विद मॉडल कंटेंट एक्रोस मेनी फीचर दैट इनेबल लास्ट डिपेंड, है ना। ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ये अगर लेते हैं तो MVC सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो भी बात बराबर ही है। MVC अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, वेब फॉर्म के साथ MVC ले लेता हूँ। तो ये हमें क्या दे देगा, बेसिक फीचर दे देगा लेआउट वगैरह का, मास्टर पेज का। आप खुद का भी लेआउट बना सकते हो, खुद का भी मास्टर पेज बना सकते हो, उसकी डिज़ाइनिंग खुद से कर सकते हो। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अभी देखोगे इस प्रोजेक्ट को तो इसके अंदर एक व्यूज़ फोल्डर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे है। इसके अंदर देखिए बेसिकली व्यूज़ के अंदर देखिए साइट मास्टर यहाँ पे दिखा रहा है। ये लगता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, ऐसे वेब फॉर्म्स के साथ आ गया ना ये। मैं MVC वाला लेता हूँ एक बार, ASP.NET वाला वेब फॉर्म आ, इसलिए साइट मास्टर इसमें दिखा रहे हैं। मैं वापस न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ। लेट्स न्यू प्रोजेक्ट, वेब फॉर्म, क्रिएट एंड लेआउट, क्लिक टू क्रिएट एंड आई एम सेलेक्टिंग MVC, है ना। लेट्स क्लिक टू क्रिएट। यस, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप व्यूज़ फोल्डर के अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर दिख रहा है, और शेयर्ड फोल्डर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, लेआउट। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मास्टर पेज एडेड है। इससे ये मतलब है कि जब भी आप इसकी एक्शन को चलाओगे या कंट्रोलर को चलाओगे तो जो भी इंडेक्स होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किसी का इंडेक्स ऐड करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है यूज़ ए लेआउट पेज। ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहता है। यूज़ ए लेआउट पेज अगर बाय डिफ़ॉल्ट चेक है, इट मीन्स कि लेआउट में जो भी कुछ है वो सारे पेज में दिखेगा। अगर आप इसे अनचेक कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि मास्टर पेज को आप इस पेज के लिए कॉल नहीं कर रहे हो, यानी जो इंडेक्स पेज हुआ ये मास्टर का चाइल्ड नहीं बनेगा, लेआउट के अंदर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जब भी आप व्यू ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहता है कि आपको मास्टर पेज लेना है या नहीं लेना है, आपको लेआउट पेज लेना है या नहीं लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट चेक देख रहा है। अगर नहीं लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ ले करके भी और नहीं ले करके भी दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। उससे पहले मैं लेआउट को दिखाना चाहूँगा। लेआउट भी बिल्कुल आपके नॉर्मल व्यू की तरह ही होता है, उसका भी एक्सटेंशन CSS_HTML होता है। ठीक है, अंडरस्कोर लेआउट इसका नाम है। और यहाँ पे देख सकते हैं रेंडर बॉडी आपको कहीं पे दिख रहा होगा, ये देखिए रहा रेंडर बॉडी, बिल्कुल बीच वाले सेक्शन में बॉडी सेक्शन डिव यहाँ पे बना हुआ है, और इसके नीचे डिव ये फूटर है आपका, ये फूटर है, ये आपका हेडर हो गया जहाँ पे 9 बार्स दिख रहा है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, मेनू दिख रहा है, और ये रेंडर बॉडी। इसका मतलब ये है कि जो भी इस लेआउट को कॉल करेगा उससे ऊपर में टॉप में फीचर क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन जिसके अंदर लिंक रहेगा, और बॉटम में फूटर मिलेगा, डेट टाइम के साथ दिखेगा जो भी लिखा हुआ एप्लीकेशन है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटेड एट सुप्रो इंडिया, ये फूटर में दिखेगा। ठीक है, क्रिएटेड बाय सुप्रो इंडिया। ऐड नहीं लेता है क्योंकि रेजर व्यू इंजन यहाँ पे। तो मैंने एक थोड़ा सा चेंजेस किया है लेआउट में। लेआउट व्यू ऐड करने का तरीका वही है, आप राइट क्लिक करके ऐड व्यू करते समय लेआउट लिख सकते हो, नाम कुछ और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि लेआउट ही लिख रही। अंडरस्कोर जरूर लगा दीजिएगा ताकि पता चले कि वो हमारा लेआउट पेज है, मास्टर पेज है। हमने चेंज क्या किया है, फूटर में कुछ चेंज किया है। ये हमारा फूटर है और ये हमारा हेडर है, 9 बार्स है। अगर आप लोग को CSS की जानकारी होगा, बूटस्ट्रैप का जानकारी होगा तो इसमें भी कुछ खास चीज़ नहीं है। और अगर बूटस्ट्रैप की जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा ASP.NET क्लास स्टार्ट होने वाला है, उसमें हम बताएंगे बच्चों को HTML CSS बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ किया जाता है। आफ्टर दुर्गा पूजा वो बैच हमारा स्टार्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंडर बॉडी बिल्कुल बीच में है, और मैंने क्या कहा था कि रेंडर बॉडी एक मेथड जो है लेआउट में वो रहता है, और वही प्लेस आपका चाइल्ड का प्लेस होता है। यानी सीधा सा बात है कि ये जो प्लेस है इसी में आपको चाइल्ड खुलेगा, उसके नीचे क्या और कॉमन क्या रहेगा, फुटर, एंड ऊपर क्या है हमारा हेडर। ये दोनों कॉमन रहेगा, जो भी पेज इसे पेरेंट मानेगा। तो चलिए मैं इंडेक्स को एक बार लोड करके देखता हूँ कि क्या इंडेक्स पेरेंट को, लेआउट को पेरेंट अभी मान रहा है या नहीं मान रहा है। क्योंकि मैंने MVC का टेम्पलेट लिया हुआ है, और MVC टेम्पलेट इतना तो दे ही देता है कि आपको मास्टर पेज का यहाँ पे फीचर इनबिल्ड है। मैं कुछ अलग से व्यू पेज आपको बना कर देखूँगा
दिखाऊंगा कि कैसे वो व्यू पेज का जो है मास्टर के साथ रिलेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा था। अब देख सकते हैं कि हमने कुछ चेंजेस किया था, वो चेंजेस आपको दिख रहा होगा नीचे में, क्रिएटेड बाय सुप्रो इंडिया, ठीक है। इसके बाद इसके फूटर वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ अपने इंडेक्स पे लिखना चाहोगे तो आपका इंडेक्स पे जो भी लिखा हुआ चीज़ आपका इंडेक्स पे दिखेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हमारा इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है, वो मुझे मिलेगा यहाँ पे व्यूज़ के अंदर, होम के अंदर इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स पे जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ये बिल्कुल क्लीन जो है इसे हटा देता हूँ यहाँ से डीप पूरा, और मैं अपना यहाँ पे H1 देता हूँ। दिस इज माई चाइल्ड पेज, है ना, ये हमारा चाइल्ड पेज है। और ओपन किसके अंदर हो रहा है, पेरेंट पेज के अंदर, यानी लेआउट के अंदर, यानी मास्टर पेज के अंदर, ठीक है। तो अभी आपको दिखेगा कुछ चेंज। आपको फुटर में देखिए 9 बार हमने छोड़ दिया था। ये रहा आपका चाइल्ड जहाँ पे रेंडर बॉडी है और उसके जस्ट नीचे फुटर दिख रहा है। अब जैसे ही जिस पेज में जितना आप काम करोगे ये फुटर नीचे अपने आप ही शिफ्ट होता आएगा। अब किसी और नए पेज में अगर ऐड करके मैं आपको दिखाऊं या ऐड ना करके दिखाऊं, वो दोनों चीज़ में दिखाता हूं। जैसे अबाउट है, कॉन्टैक्ट सब चीज़ है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूं गैलरी, ठीक है। एक गैलरी पेज ऐड करता हूं। फिलहाल मैं इसको जो व्यू ऐड कर रहा हूं इसमें जो है ना मैं रेंडर पेज वो नहीं ले रहा हूँ, लेआउट नहीं ले रहा हूँ। देखिए आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें लेआउट अनचेक कर देता हूँ। अब क्या होगा, एक्शन रिजल्ट पूरा लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा कि ये गैलरी पेज जो है ना उस मास्टर के अंदर नहीं आएगा, यानी इसमें हेडर और फुटर नहीं दिखेगा। जैसे इंडेक्स के लिए दिख रहा था ना वैसे नहीं दिखेगा, ये नॉर्मल व्यू दिखेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम नॉर्मल व्यू। क्या लिखना हो, आई एम नॉर्मल व्यू, आई एम नॉट चाइल्ड ऑफ एनी व्यू, आई एम नॉट चाइल्ड ऑफ एनी लेआउट, ठीक है। आप जब इसे लोड करोगे ना, आप जिसमें गैलरी को लोड कर रहा हूँ, तो ये हेडर और फुटर के बिना आएगा, डायरेक्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने लेआउट का फीचर को ऐड नहीं किया था। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आया। वही अगर मैं इंडेक्स को हिट मारूँ जो कि लेआउट के अंदर कॉल हो रहा है, यानी लेआउट का वो चाइल्ड है, तो लेआउट का जो फीचर है हेडर और फुटर उसके साथ इंडेक्स दिखेगा, लाइक दैट। ये हमारा इंडेक्स है जो हेडर और फुटर के साथ दिख रहा है, और ये हमारा गैलरी है जो विदाउट हेडर और फुटर का दिख रहा है, क्योंकि ये हम मास्टर पेज में नहीं लिए हैं। वापस मैं क्या करता हूँ, गैलरी पेज को एक बार डिलीट कर देता हूँ और इस बार इसको मास्टर पेज के अंदर लेता हूँ, ठीक है। वापस मैंने गैलरी पेज के लिए व्यू बनाया और इस बार मैं इसे मास्टर पेज के अंदर ही लेआउट के अंदर लेता हूँ। फ़र्क क्या दिखेगा कि अब इसमें भी आपको हेडर एंड फुटर आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम चाइल्ड ऑफ लेआउट, ठीक है। आई एम गैलरी, यहाँ पे लिख देते हैं गैलरी, और इसके नीचे आई एम चाइल्ड ऑफ लेआउट। जब इसे चलाओगे तो इसका हेडर भी दिखेगा, फुटर भी दिखेगा, क्योंकि अब ये मास्टर यानी लेआउट का चाइल्ड पेज बन गया। इसके पहले मैंने अनचेक कर रहा था तो नहीं आ रहा था, देखिए अब चेक कर दिया तो फुटर भी आ रहा है, फुटर भी कॉमन दिख रहा है। आपने देखा थ्योरी में लिखा था हमने कि जब लेआउट किस लिए बनाते हैं, ताकि मल्टी पेजेस में उसे कॉमन दिखा सके। तो आपने इंडेक्स में भी देख लिया और गैलरी में भी देख लिया। कॉमन क्या है, तो ये फुटर, हेडर और ये फुटर, ये दो चीज़ कॉमन है जो हर किसी में दिखेगा जो भी उस लेआउट का चाइल्ड बनेगा। तरीका आपको बता दिया कि आप MVC अगर लेंगे तो आपको शेयर्ड फोल्डर वगैरह बना हुआ मिल जाएगा, और एम्प्टी लेंगे तो फिर आपको अपने से बनाना होगा। व्यूज़ के अंदर शेयर्ड फोल्डर बनाना होगा और फिर उसके अंदर आपको अपने से लेआउट बनाना होगा। तो ये दोनों ऑप्शन है, अगर आप एम्प्टी लेंगे तो बनाना पड़ेगा, और अगर आप MVC टेम्पलेट लेते हो तो बना बनाया आपको लेआउट मिल जाता है। आपको ध्यान बस इसके रेंडर बॉडी पे रखना है कि रेंडर बॉडी बेसिकली है कहाँ पे। अगर रेंडर बॉडी सेंटर की जगह मान के चलो ऊपर ही रखना है, फुटर हेडर सबको नीचे ही लाना है सपोज दैट, तो जहाँ पे भी रेंडर बॉडी रखोगे कंटेंट वहीं पर डिस्प्ले होगा, चाइल्ड पेज उसी सेक्शन में डिस्प्ले होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मास्टर पेज फिनिश हो गया, लेकिन इसे प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर। इसका कोड में नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि ये कोड में कुछ खास नहीं है, सब कुछ स्टेप से आ जाएगा। बाकी आप करके खुद से देखना। होम अबाउट कॉन्टैक्ट अपना एक छोटा सा वेब पेज बनाना जिसमें मास्टर पेज अपने हिसाब से डिज़ाइन करना, कलर करना, जो भी आप करते हो बेसिक लेवल पे वो करना, और करने के बाद आप उसको टेस्ट करना, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। मैं इस वाले सेशन को PDF बना करके आपको भेज रहा हूँ। आज के सेशन में हमने कस्टम वैलिडेशन को कवर किया है एंड लेआउट इन MVC को कवर किया है। नेक्स्ट सेशन हमारा
ट्यूसडे को होगा, जिसमें हम लोग वेब API स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग अपने सिस्टम में पोस्टमैन को ज़रूर डाल लीजिएगा, ठीक है। पोस्टमैन के सॉफ्टवेयर की मदद से ही हम लोग वेब API के URL को हिट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि हमारा डेटा डेटाबेस तक पहुंच रहा है या नहीं, ठीक है। पोस्टमैन नाम है उसका सॉफ्टवेयर का। कस्टम वैलिडेशन एंड लेआउट व्यू इन ASP.NET MVC, इसको PDF बना रहा हूँ और आपके पास भेज रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके पास चला जाएगा। Custom validation and layout in MVC. इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके हैंडी नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये सेंड हो गया है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।